साल बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत अब हमारी बातचीत के केंद्र में आज केवल और केवल छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर बातचीत पर हम आज अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 85 प्रत्याशियों के संदर्भ में अपनी स्थिति आम जनता के सामने स्पष्ट कर चुकी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस अभी तक चिंतन मंथन के दौर से गुजर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले छत्तीसगढ़ में सत्ता से अपदस्थ हुई थी, अपनी चुनावी तैयारियों में अपने आप को आगे जाहिर करते हुए प्रत्याशी चयन के मामले में कोसों आगे निकल गई है। इसी का नतीजा है कि कल सुबह जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया तो दोपहर बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने 64 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के 90 में से 85 चेहरे सामने हैं। विधानसभा में इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक हैं। जीते 15 थे, 2 असामयिक निधन के चलते बीच में ही खो दिए। नतीजा ये कि आज 13 विधायकों की स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी है। समझने की कोशिश करेंगे आज हम संभागवार तरीके से कि जो चेहरे सामने लाए गए हैं उनसे क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ बिगड़ेगा। हम क्रमवार तरीके से बातचीत करेंगे। बातचीत के अंतर्गत हमारे साथ दोनों ही दलों के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही विषय विशेषज्ञ के तौर पर प्रबुद्ध पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत हम बस्तर अंचल से करने जा रहे हैं। बस्तर अंचल से इसलिए करने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो 2 चरण में चुनाव होना है उसमें पहले चरण में बस्तर में चुनाव होगा। इसके साथ साथ राजनांदगांव कवर्धा में भी चुनाव होगा। तो हम बस्तर संभाग के संदर्भ में बात करेंगे। बस्तर संभाग के अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। 12 विधानसभा क्षेत्रों में जब 2018 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 12 में से 11 सीटों पर हार गई थी। पर आज के संदर्भ में बात करें तो 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जब प्रत्याशियों का ऐलान किया तो पहली सूची जो उसने 17 अगस्त के आसपास जारी की थी उसमें 2 नाम घोषित किए थे और बचे हुए नाम दूसरी सूची में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 4 पूर्व विधायकों या मंत्रियों को मैदान में उतारा है, वहीं 8 सीटों पर नए चेहरे दिए हैं। जो पूर्व मंत्री हैं उनके अंतर्गत विक्रम उसेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं उनको मैदान में उतारा है। केदार कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा बस्तर अंचल में, उनको मैदान में उतारा है। लता उसेंडी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनको भी मैदान में उतारा है। पर इसके साथ भी तमाम चेहरे हैं। तो इन चेहरों की मौजूदगी मामले को कितना दिलचस्प बनाती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अकलतरा बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से। हमारे साथ में आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। बस्तर से उनका विशेष स्नेह रहा है कि इस समय बस्तर का शेर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा के साथ नजदीकी को लेकर आरपी सिंह बड़े चर्चित रहा करते थे। वो आरपी सिंह हमारे साथ हैं और इन दोनों के बीच में हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, बस्तर की रग रग से वाकिफ है। तो आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष जी से करेंगे और पहली प्रतिक्रिया मनीष जी से ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चयन प्रक्रिया के तहत नाम सामने दिए। बतौर पत्रकार आपकी पहली प्रतिक्रिया मनीष जी। देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जितनी तत्परता दिखाई है प्रत्याशियों की घोषणा में, मुझे लगता है कि अगर उतनी तत्परता अगर पार्टी की गतिविधियों में या लोकल लीडरशिप अगर उतनी सक्रियता से सामने आती तो मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते थे। पर कहते ये हैं कि 4.5 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रस्म अदायगी करती रही है और फील्ड में जो उनकी उपस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है और प्रखर जो विपक्ष की भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान थी, मुझे लगता है ये 4.5 सालों में कहीं ज्यादा दिखाई नहीं दी है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए जितनी तत्परता दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने आनन फानन में पहले 21 सीट और बाद में फिर ये जो 64-65 सीटों की जो घोषणा की है और बस्तर की 12 सीटें एक साथ इन्होंने घोषित कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा में मेरे ख्याल से बाजी मार चुकी है।
और कांग्रेस जो है अभी तक उनकी प्रत्याशियों की सूची नहीं आई है। और जैसे हम चुनाव आयोग ने जो कल घोषित किया है कि प्रथम चरण में बस्तर के चुनाव हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके ये जो प्रचार के लिए भी बहुत कम समय मिलने वाला है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी और चुनावी तैयारियां, ये दोनों मुझे लगता है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक है। प्रत्याशियों की स्थिति जो है, प्रत्याशियों को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कहीं पर मतलब बहुत अच्छे प्रत्याशियों की बात आ रही है, तो कहीं पर जो है बहुत अच्छे प्रत्याशियों की चर्चा नहीं हो रही है। जिस प्रकार से लबोलुआब है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जितनी तेजी से चर्चा पहली सूची के बाद हुई थी, मुझे लगता है कि दूसरी सूची घोषित होने के बाद जो उत्साह जो है ना, वो धड़ाम हो चुका है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। प्रत्याशियों की घोषणा में अगर अव्वल है, तो चुनाव प्रचार और विनिबिलिटी को लेकर के जो उन्होंने अपना पैमाना बनाया है, मुझे लगता है इसको लेकर के आगे आने वाले समय में इनको एक चुनौती होगी कि एक विषय पर टिप्पणी चाहिए मनीष जी। 4 पुराने चेहरे, चारों मंत्री रहे, 3 के नाम हमने बताए थे। विक्रम उसेंडी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, रमन सिंह के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। केदार कश्यप वर्तमान में प्रदेश महामंत्री और रमन सिंह के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। लता उसेंडी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा। चौथा नाम महेश गागड़ा बीजापुर से, रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। 4 पुराने चेहरे, रमन सिंह जी के भरोसेमंद चेहरे, और उसके साथ में 8 नए चेहरे। 8 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को उतारा है, मतलब नए और पुराने का समन्वय। इस समन्वय को लेकर आपकी कोई दृष्टि है क्या? क्या इसे भारतीय जनता पार्टी का आप साहसिक फैसला कहते हैं, या 4 पुराने चेहरों को उतारने के कारण आप इस फैसले को साहसिक नहीं मानते? नहीं, देखिए हिमांशु जी, जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति है। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल के लिए जो है प्रत्याशियों का जो पैमाना घोषित हुआ था, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजें मिसिंग है। आमतौर पर जब प्रत्याशियों की बात होती है, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो ये माना जाता है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए ही आ रहा है। और जब सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता आपको तब मिलेगी जब आपका प्रत्याशी जीतेगा। और जीतने के लिए जो प्रत्याशी चयन के जो मानक हैं, मुझे लगता है उसमें सर्वे प्लस कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता और जो क्षेत्र में उसका जो ओवरऑल परसेप्शन, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिस प्रकार से सर्वे की बातें आई हैं और मतलब कई सीटों में ये देखने में आया है कि जो लोग सर्वे में, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में 50% से ज्यादा विनिबिलिटी की संभावना जिनकी रही है, ऐसे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। और जहां पर सेकेंड और थर्ड लाइन की जो प्रत्याशी रहे हैं, कई ऐसे प्रत्याशी, ऐसे कौन से प्रत्याशी है बस्तर अंचल के संदर्भ में जिनके संदर्भ में आपको लगता है कि ये इतने कमजोर प्रत्याशी है? सीधी बात करते हैं ना, दाएं बाएं से क्यों करें मनीष जी? 12 सीटें हैं, जो नाम दिए गए हैं वो सामने हैं। क्या कोंडागांव में लता उसेंडी से बेहतर प्रत्याशी कोई था? क्या नारायणपुर के लिए केदार कश्यप से भी दमदार किसी चेहरे के संदर्भ में आप उम्मीद करते हैं? बीजापुर के संदर्भ में महेश गागड़ा से बेहतर प्रत्याशी आपको कौन दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा सा पता चले ना मनीष जी, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं, तो जो चेहरे सामने आए हैं और उनके सामने जो चेहरे हैं, इन दोनों के बीच में मुकाबला है कि मोहन मरकाम को लता उसेंडी से अच्छी चुनौती नहीं मिलेगी, भाई इससे ज्यादा अच्छी मिलती है, ऐसा कोई स्थिति? नहीं, देखिए ये जो बड़े चेहरे आज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी में इन स्थानों पर सेकंड लाइन लीडरशिप बीजेपी की खड़ी ही नहीं हो पाई है। आज अगर ये चारों नेताओं की अगर आप बात करें, चाहे वो लता उसेंडी हो, चाहे वो केदार कश्यप जी हो, चाहे वो महेश गागड़ा हो या विक्रम उसेंडी हो, विक्रम उसेंडी की जगह चलिए एक जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया और वहां पर जो पिछली बार जो विधायक चुने गए थे वो जीत करके भी आए हैं। लेकिन अब जो सर्वे में जो इनकी जो चर्चाएं थी
कि अगर अंतागढ़ आपको जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास विक्रम उसेंडी से भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और भी गौर करने वाली बात है कि जिस प्रकार से अंतागढ़ सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम उसेंडी को बार बार आजमाया है, तो ये बात मतलब प्रमाणित होती है कि भारतीय जनता पार्टी में के पास जो है ना उस विधानसभा में विक्रम उसेंडी के बजाय कोई दूसरा चेहरा नहीं है। दूसरी बात जो है, मंतूराम पवार के बारे में भी एक चर्चा आ रही है, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े जोर शोर से मंतूराम पवार भी उस विधानसभा में अपने प्रचार प्रसार और अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और अगर मंतूराम पवार की मौजूदगी अगर वहां पर आई तो शायद ये अंतागढ़ सीट का जो नतीजा है वो काफी दिलचस्प हो सकता है। थोड़ा हम रजनीश सिंह जी के पास चलते हैं। मनीष जी बहुत उत्साहित नहीं हो पा रहे। पहली सूची को लेकर जितना उत्साह का वातावरण था, दूसरी सूची से कुछ निराश से हैं मनीष जी। अभी रजनीश जी उतनी निराशा के साथ हैं या आपके पास में तार्किकता है भाजपा के प्रत्याशी चयन के संदर्भ में? आपके पसंदीदा बिलासपुर संभाग में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारी बातचीत के क्रम में बस्तर है, बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। जो टिकट वितरण है इसमें कोई दृष्टि आपकी, क्या सोच के ये टिकट है? देखिए हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा, मनीष जी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं, बस्तर क्षेत्र के। मैं थोड़ा सा जहां से शुरुआत की वहां से थोड़ा शुरुआत करके फिर आपके विषय में आता हूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहे विपक्ष के रूप में, वो कहीं दिखा नहीं जी। मैं इसी प्रकार की बात हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों ने मुझसे कहा, कुछ हमारे विधायक हैं और कुछ बैठे थे एक जगह, तो कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने उससे प्रश्न किया था कि 2013 से 2018 तक कांग्रेस के 5 कोई बड़े आंदोलन का आप नाम बता दो, आप कांग्रेस के नेता हो, विधायक हो, जो 13 से 18 में आपको लगता है किस कारण से हम टर्निंग पॉइंट मिला और हमको इतना बड़ा बहुमत मिला। वो गिना नहीं पाए, और शायद आरपी सिंह जी कुछ गिनाएंगे कि 5 क्या बड़े बड़े आंदोलन थे जी। तो जो विपक्ष का दायित्व है, मनीष जी रहते हैं उसमें विधानसभा में, हम लोग 15 थे, फिर बाद में 13 हो गए, 71 के ऊपर भारी रहे, ये सब के सब बोलते हैं जी। सड़क की लड़ाई में मैं गिनूं कि इतने कार्यक्रम हुए हमारे बूथ स्तर से, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, मतलब फिरहिस्त बनाऊं तो यदि वो इसी विषय पर सारा डिबेट चल देगा। लेकिन एक परसेप्शन ये बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी, कोरोना काल से हम यदि देखें, मेरे पास, हम सब लोग संगठन के लोग हैं, एक एक सूची है कि क्या क्या हमने जिला में किया, संभाग में किया, हमारी लोकसभा के प्रवास में हमारे केंद्रीय मंत्री कितने आए, किस किस कार्यक्रम में आए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो ये सरकार है जी, जो ये निकम्मी सरकार है जी, जो अपने वादों से पूरी तरह से विफल सरकार है जी, इसके खिलाफ में हमने पूरे प्रदेश में बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन, आंदोलन बूथ से लेकर प्रदेश स्तर पर किए हैं। पहली बात ये जी। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो 12 प्रत्याशी बस्तर संभाग के संदर्भ में घोषित हुए हैं, तो उसमें आपकी दृष्टि क्या है? बहुत अनुभवी लोग भी उसमें हैं, और जो नए चेहरे हैं, जो संगठन के काम समझते हैं, जो संगठन के काम भी समझते हैं, और कुछ ऐसे जो जनप्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट में समावेश किया है। और पिछला चुनाव को यदि छोड़ दे 2018 को, तो जब यही चुनाव जीत के आएंगे हमारे 12 प्रत्याशी, तो ये विषय होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे प्रत्याशी चयन किए थे, भारतीय जनता पार्टी के सब प्रत्याशी बड़े अच्छे थे। तो ये परसेप्शन एक ऐसा बनता है कि पार्टी के पास, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है कि एक विधानसभा में 10 के 10 योग्य प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन हम उसको वजन करके तौल लें और बता दें कि नहीं, इनका वजन ज्यादा है। पार्टी अपना सब बेस्ट, सब चीजों का समन्वय करके, सब स्रोतों से जानकारी एकत्र करके टिकट डिक्लेयर करती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अपने कोई भविष्यवाणी नहीं है मेरा, लेकिन इस सरकार ने जो 2018 में सफलता पाई थी, वो इस मुगालते में यदि रहे, उनको यदि लगता है कि हम आत्ममुग्ध हैं, रहें, उनका सारा का सारा चीज धरातल में लोग समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रत्याशी हैं, चाहे वो शिक्षित है, आईएएस अधिकारी रहे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हो,
अन्य जो हमारे जो 4 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया जी। है। बस्तर में आज जो कुछ दिख रहा है वो 4 नाम जो आप ले रहे थे उनका बहुत बड़े उसमें भूमिका रही जी। है और बस्तर के सारे लोग ये समझ गए हैं। और इसी प्रकार से जो 8 लोग और हैं उसमें चाहे किरण देव सिंह जी हो, महापौर रहे जगदलपुर में, अच्छा उनका प्रभाव है, संगठन के आदमी हैं, तो 12 जो चेहरे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो अभी चेहरे आएंगे, यदि ये 12 के इनके परफॉर्मेंस अच्छा है तो इनका ये बात नहीं आना चाहिए कि हम टिकट काट रहे हैं। जब सबने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आरपी सिंह जी बताएंगे अभी कि हम 12 के 12 रजनी सिंह जी चाह रहे हैं भाई 12 के 12 रिपीट हो जाए, बड़ी सद्भावना है। विधानसभा में साथ बैठते थे ना रजनी सिंह जी, तो अपने दोस्तों के प्रति सद्भाव रखना चाहते हैं। इसी बहाने मौका मिल जाए इन लोगों की टिकट सुनिश्चित करा लूं। तो कुल मिला के इतनी सद्भावना के साथ छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही है, सराहनीय है रजनी जी आपकी कोशिश। पर आरपी जी उसमें कोई बहुत मदद कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं। तो आरपी सिंह जी के पास रुख करते हैं। भाई 2 बातें आई हैं। मनीष जी का कहना है कि पहली सूची तो कमाल की थी भाजपा की, दूसरी सूची के संदर्भ में वो थोड़ी संशय की स्थिति में। पर रजनीश सिंह जी ये बता रहे हैं कि जमीन पर भी संघर्ष पर्याप्त किया है और अभी जो टिकट वितरण किया है बस्तर पर फोकस होकर बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, तो इसलिए बस्तर पर ही बात करेंगे। तो उसमें अनुभव और नए दोनों का समावेश है और ये समावेश कमाल करने वाला है। और कमाल का मतलब ये है कि आपका काम लगने वाला है। तो आरपी जी कितना डर गए आप? इस पर डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे आपका काम लगने की बात रजनीश सिंह जी कह रहे हैं और फिर भी नहीं डर रहे कि आपकी भी इच्छा ही है। वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं जी। देखिए, पहली बात तो मनीष भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, आपके माध्यम से उनसे मुलाकात हुई, इसलिए उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं मनीष भाई को जी। दूसरा, रजनीश भाई मेरे स्वजाती हैं, मेरे मित्र हैं, तो मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो रुकी हुई टिकट है जी 2 आयतित ठाकुरों की वजह से जी वो किसी तरीके से अपना क्लियर हो जाए और उनका भविष्य बड़ा उज्जवल हो। जी। अब आते हैं मूल प्रश्न पे। बस्तर में हिमांशु जी 1986 से जा रहा हूँ, 86 से, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा बस्तर का कोई हिस्सा बचा होगा जहां मैं नहीं गया हूं। आप लोग की भाषा में एक शब्दावली आती है करंट जी। वो करंट इस लिस्ट में कहीं दिख नहीं रहा है। लगभग 30 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है, यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश तक। मैंने पहली बार हिमांशु जी देखा और कल 2 लोगों से बात भी किया रहा था कि सूची आने के बाद कहीं उत्साह जी कहीं ढोल धमाका, कहीं फटाके, कहीं जिंदाबाद, ऐसा कहीं दिखा नहीं मुझे जी। तो ये उत्साह कहाँ गया? और जब करंट ही नहीं है तो बल्ब कैसे जलेगा? और हमसे, आपसे और चाहे रजनीश जी से बेहतर तो बस्तर को समझने वाले हमारे साथी वहां बैठे हैं मनीष जी। एक चीज तो तय है कि हम 3 चुनाव हारे हिमांशु जी, सच है जी। लेकिन यह भी सच है कि हम कभी भी 12 की 12 सीटें लूज नहीं किए जी। हम घटते घटते 1 सीट तक आए थे और 1-2 सीटें बहुत मार्जिनल हारे थे। लेकिन इस बार बस्तर की 12 में से 12, और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो 20 सीटों का चुनाव फर्स्ट फेज में होने वाला है उसमें लगभग मुझे जहां तक याद आता 19 सीटें हम जीते थे जी। तो खाली बस्तर की बात नहीं है, वहां से लेकर नांदगांव तक के एरिया में नहीं 19 तक नहीं जीते। मैं थोड़ा संशोधन करता हूँ, आप 12 की 12 नहीं जीते थे। जो आम चुनाव हुआ था उसमें भीमा मंडावी दंतेवाड़ा में चुनाव जीतने में सफल हुए थे। आप उन्हें सुरक्षा दे पाने में नाकाम रहे तो उन्हें असामयिक अपनी जान गंवानी पड़ी। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से रहता ही है क्योंकि वह नक्सली हमले में शहीद हुए। एक और बची हुई सीटें हैं तो आप भूल जाते हैं जो 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, वो इन 20 सीटों में शामिल हैं और अभी रमन सिंह को आप हरा नहीं पाए हैं। रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक निर्वाचित हुए थे। तो कुल मिलाकर उस अंचल के अंतर्गत अगर बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी रही, इधर की बात करें तो भीमा मंडावी की मौजूदगी रही। जी आरपी जी। ठीक है, 18-2 थे लेकिन बाई इलेक्शन के बाद 19-1 हो गए जी। तो मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ जी। दूसरा, एक बात तो जो मनीष जी ने कही उस बात को मैंने महसूस किया है जी कि दिल्ली के केंद्रीय संगठन, हालांकि ये उनकी पार्टी का विषय है जी, अगर इन्हीं चेहरों को सामने लाना था तो आपने 4.5 साल 4.5 साल इन चेहरों को दबा के क्यों रखा? जी इन्हें काम करने की आज़ादी क्यों नहीं दी गई? जी अगर काम करने की आज़ादी मिलती तो जिस करंट को हम आप खोज रहे हैं वो करंट वहाँ दिखाई देता। जी। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, जनता में आपके प्रति स्वीकारता नहीं है, और हमने जो बस्तर के लिए किया है वो डॉक्टर रमन सिंह पिछले 15 साल में नहीं कर पाए। इसी बस्तर में 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी, हमने उसको बढ़ा के 67 किया, 60 लघु उत्पाद हमने बढ़ा दिया। यही बस्तर है जहां पर कांकेर में आप देखें मिलेट का सबसे बड़ा प्लांट। मैं थोड़ा बातचीत को जो है केंद्रित रखना चाहता हूं प्रत्याशी पर।
आगे बहुत मौके आएंगे आरपी जी आपके कामकाज की समीक्षा करने के लिए। अभी मुद्दों के संदर्भ में इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं कि आप इधर दाएं बाएं होने लगे? थोड़ा प्रत्याशी चयन के संदर्भ में रोशनी दीजिए ना। रजनी सिंह जी ने बताया 4 अनुभवी लोग जिन्होंने बस्तर में 15 साल तक क्या कुछ नहीं दिया। फिर बताया कि 8 वो लोग जिनको नई उम्मीद के साथ हमने उतारा। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रत्याशियों के संदर्भ में इतना ही मामला गड़बड़ है तो क्या आरपी सिंह जी बोल रहे हैं हमारे 12 के 12 रिपीट हो रहे हैं? देखिए 12 के 12 रिपीट होने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? और मैं क्या है, देखिए टिकट बांटने का हाईकमान का मेरा काम है नहीं। जब सूची आएगी 15 तारीख का आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जो प्रत्याशी आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। उनकी विनेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से ज़्यादा रहने वाली है। उनकी स्वीकारता भी जनता में ज़्यादा रहने वाली है जी। अगर पुराने ही लोगों को आगे रखकर चुनाव लड़ाना था तो फिर इतना हाय तोबा क्यों जी? आधा दर्जन प्रभारी बैठक पे बैठक, अमित शाह जी आ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बीएल संतोष जी आ रहे हैं। हमें तो लगता था कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। तो आश्चर्यजनक है तो सही इसमें। आप बताइए, स्वयं मुक्का को मौका दिया गया कोंटा से। मुक्का जी को भारतीय जनता पार्टी पहले भी आजमा चुकी है। बुझे हुए विनायक गोयल चित्रकूट से बुझे हुए तीर हैं। भानु प्रताप और गौतम उइके कौन जानता उनको, जरा पूछिएगा। बहुत बढ़िया। किरण देव जगदलपुर से, उनको लोग जानते हैं चूंकि एक बार मेयर रह चुके हैं जी। तो बाकी 4 पुराने लोगों को छोड़कर और एक किरण देव को जी 12 में से 7 तो ऐसे नाम है जिनको लोग जानते ही नहीं जी। दंतेवाड़ा से जैसे नाम चलता है टामी जी का जी। और टामी जी को बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी वो तो स्थानीय लोगों से पूछिएगा, बताएंगे आपको जी। तो मुझे जो साफ साफ दिख रहा है ना, कहीं भी जनाधार वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी खोज पाने में नाकाम रही है। ये एक बहुत अच्छा अवसर था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो चाहते तो जैसे हमने 2018 में अपनी सेकंड लाइन तैयार की, नए लोगों को टिकट दिया और नए लोगों में से 80% लोग हमारे जीत के आए। ये अवसर भाजपा के पास था लेकिन भाजपा ने अवसर खो दिया है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी सरकार फिर से यहां रिपीट होगी और भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले 5 साल बाद यहां नेतृत्व का अभाव रहेगा। इस बात को आप देखिएगा, इसको हम देखेंगे। मैं मनीष जी वापस आना चाहता हूं। आरपी सिंह जी की दलील और आपके कथन में अंतर दिख रहा है भाई। आरपी सिंह जी बड़ा निराश से हैं कि भाजपा ने कैसे टिकट दिए हैं, भाजपा ने ऐसे टिकट क्यों दिए हैं। जिस व्यक्ति को मन में अभिलाषा है कि भाजपा हार जाए वो भाजपा के टिकट वितरण को लेकर निराश है। भाई ऐसे टिकट क्यों दिए हैं? तो इससे तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने टिकट बड़े तरीके के दिए हैं, इसलिए आरपी सिंह जी के मन अनुरूप टिकट नहीं आए। क्या कहते हैं मनीष जी? देखिए, सिंह साहब जो है वो कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि विनेबिलिटी कितनी है और किस प्रकार से प्रत्याशी आए हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर एक बात तय है कि जिस प्रकार से, मतलब अगर मेरा अपना व्यक्तिगत मत अगर आप देखेंगे जी, तो मुझे वाकई इस सूची में करंट नहीं दिखाई दिया जी। और जिस प्रकार से चीजें जो तामझाम की जा रही थी, और ये अलग बात है कि उसमें 12 में से 8 नए चेहरे हैं और मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी इसलिए भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है। और अगर तुलना की बात करनी होगी तो दोनों दलों के प्रत्याशियों को सामने रख करके ही उस पर तुलना की जा सकती है, पहली बात। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी जो बस्तर का जो मिजाज है, कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं, चाहे आप हो या भाकपा हो, ये इनकी जो मौजूदगी और इनका जो अभी जनाधार दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाले परिणाम बस्तर की विधानसभाओं में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अंदरूनी इलाकों में पहली बार जो कैंपों के कारण जो युवा मतदाता जो आ रहे हैं, उनकी अपनी सोच अलग है और कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अंदरूनी इलाकों में जो ये छोटे दल हैं, इनका भी अपना अच्छा खासा प्रभाव है और ये एक अदृश्य शक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ में और खासकर बस्तर के आदिवासी और नक्सल अंचल में ये चौंकाने वाले परिणाम जो है देंगे और इसको लेकर के हमें थोड़ा सा भी इंतजार जरूर करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना होगा। फिर भी मैं एक आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है बस्तर में, 4 पुराने 8 नए, क्या ये अपने आप में कांग्रेस को दबाव में लाएगा
या कांग्रेस में जो वर्तमान विधायक है उनकी टिकट को सुनिश्चित करेगा? क्योंकि जब बदलाव किया इतने बड़े स्तर पर 12 में से 8 बदल दिए अपने प्रत्याशी, तो अभी मनीष जी आप कह रहे हैं कि करंट नहीं दिख रहा, तो फिर कांग्रेस अपनी 12 के 12 रिपीट कर दे तो करंट दिखेगा, या 12 के 12 बदल दे तो करंट दिखेगा? जैसे भाजपा ने 2019 के लोकसभा में किया था, सारे बदल दिए थे छत्तीसगढ़ में, अलग ही करंट था। वो करंट ऐसा था कि विजय बघेल 4 लाख से जीत गए, जिनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया था। चुन्नीलाल साहू की विधानसभा की टिकट काट दी थी, वो भी महासमुंद से प्रचंड बहुमत से जीत गए। और रेणुका सिंह प्रेमनगर में इंतजार करती रखी थी भाई टिकट का, लेकिन उनको लोकसभा की मिली, आज केंद्र में मंत्री बनकर बैठी हैं। कितना बड़ा करंट आया था। तो क्या कहते हैं मनीष जी, कांग्रेस के विधायकों पर तलवार लटक गई भाजपा की सूची से, या उनका टिकट सुनिश्चित हो गया भाजपा की सूची से? नहीं, मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से सूची आई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अच्छे प्रत्याशी दे सकती थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की सूची आएगी, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी तय है कि कांग्रेस के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अब वो किस रूप में है, कितना है, ये देखने वाली बात होगी। पर निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। हो सकता है इनमें से जो 8 नाम अभी आ रहे हैं, तात्कालिक रूप से उनमें जरा करंट न दिख रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ अगर लड़ती है चुनाव, तो मुझे लगता है एक चुनौती रहेगी और कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो मनीष जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नाम घोषणा के साथ में करंट नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि भाजपा चुनाव इस तरीके से लड़े कि आगे करंट दिख जाए। दूसरा, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है प्रत्याशी चयन, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। अब उससे निपटते हुए कांग्रेस कैसे चेहरे देती है, किस तरीके से चेहरे देती है, वो भी जानना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बहुत कुछ खो दिया था। 2018 में 11 सीटें खोई थी, 1 सीट जीती थी, उपचुनाव हुआ उसे भी खो दिया। केवल वो उपचुनाव नहीं खोया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद 2 उपचुनाव और हुए। एक चित्रकूट के संदर्भ में हुआ, जब दीपक बैज सम्मानीय सांसद हो गए, उसको भाजपा ने खो दिया। और जब विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर मनोज मंडावी का निधन हुआ और वो उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में बहुत कुछ खोया है। क्या ये उम्मीदवारों का यह चयन उस खोए हुए में कुछ हिस्सा वापस दिला पाएगा, जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। बहरहाल हम अपनी चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन मनीष जी हमारे साथ यहीं तक जुड़े हुए थे। तो मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बिलासपुर संभाग को लेकर बातचीत करेंगे। कहीं जाएगा ना, हम गए और आए। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास पेशकश चुनावी चर्चा में, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित हो चुकी 85 सीटों को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं। पहले चरण में हम बात कर रहे थे बस्तर संभाग के संदर्भ में, दूसरे चरण में हमारी बातचीत है बिलासपुर संभाग के संदर्भ में। बिलासपुर बड़ा महत्वपूर्ण संभाग है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर संभाग में मिश्रित प्रदर्शन किया था। बिलासपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक थी, पर रायगढ़ जिले के अंतर्गत स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, कोरबा के संदर्भ में बहुत खराब थी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियाँ थी। पर बदलते वक्त के साथ बिलासपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साहसिक फैसले यहाँ पर लिए हैं। सबसे साहसिक फैसला तो ये है कि वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया है लोरमी विधानसभा क्षेत्र से, जो टिकट वितरण किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस से जोगी कांग्रेस और जोगी कांग्रेस से भाजपा में आए धर्मजीत सिंह को उनकी सीट बदलकर तखतपुर से मैदान में उतार दिया है। अमर अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को एक बार फिर मैदान में उतारने का फैसला लिया है। रायगढ़ से ओपी चौधरी जो प्रदेश महामंत्री और भविष्य की संभावना के तौर पर देखे जाते हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प ये संभाग है। इस संभाग में जो प्रत्याशी चयन है उसके तहत 4 नाम तो 17 अगस्त को पहली सूची में ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए थे। बचे हुए 20 नाम भारतीय जनता पार्टी ने कल घोषित किए। अब इन बदले हुए नामों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर संभाग में क्या कुछ कर पाएगी, जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई अपनी धारा से विपरीत फैसले भी लिए। जैसे जूदेव परिवार के संदर्भ में 2-2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कोटा में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जैसा एक
चौंकाने वाला नाम उभरकर सामने आया है, तो वहीं चंद्रपुर से संयुक्ता सिंह जूदेव को एक बार फिर पार्टी ने आजमाने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी की भी इस क्षेत्र में उपस्थिति रहती है और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहले धर्मलाल कौशिक और अब नारायण चंदेल भी इसी संभाग से ताल्लुक रखते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण यह संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए है क्योंकि कई नेताओं की प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान तो पहले से जुड़े हुए थे। हमारे साथ में आरपी सिंह जी और रजनी सिंह जी पहले से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हरिभूमि के स्थानीय संपादक बिलासपुर के प्रवीण शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। तो प्रवीण जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, भाजपा के द्वारा जो चेहरे दिए गए हैं वो चेहरे कितनी उम्मीद जगाते हैं एक दिलचस्प मुकाबले के संदर्भ में? जी हिमांशु जी, बिलासपुर संभाग के साथ साथ मैं सरगुजा संभाग का भी जिक्र करना चाहूंगा जी, क्योंकि जो सबसे बड़ी चर्चा सरगुजा संभाग को लेकर होती है क्योंकि टीएस सिंहदेव ने पिछले चुनाव में उस इलाके की सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी थी जी। लेकिन इस बार भाजपा के पास कोई बहुत बड़ा प्रयोग करने को नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने रामानुजगंज में रामविचार नेताम के अलावा सीतापुर, लुंड्रा, प्रतापपुर जैसी सारी सीटों में नए कैंडिडेट दिए हैं जी। इसके साथ साथ जसपुर जिले का भी जिक्र करना चाहूंगा जहां उन्होंने बड़े नेताओं को उतारा है। गोमती साय को पत्थलगांव से जो सांसद हैं जी, और विष्णुदेव साय जो पुराने सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उतारा गया है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ऐसा उम्मीद कर सकती है कि पिछले चुनाव से उनको 2-4 सीटें अवश्य ज्यादा मिल सकती हैं। आप तो बहुत निर्मम हो रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवीण शुक्ला जी। मतलब इतनी सीटें सरगुजा संभाग में है, रजनी सिंह जी तो मैदान छोड़ के ही चले जाएंगे भाई कुर्सी से। आप इतनी सीटों के बीच में 2-4 सीटें की बढ़ोतरी हो सकती है। सरगुजा संभाग में कुल जमा तकरीबन 14 सीटें आती हैं और आप उसमें से 2-4 सीटें इतनी मशक्कत के बाद बस इतनी ही भाजपा कर पाई क्या? जी जी, मैं 14 सीटों में 50% से ज्यादा नहीं देखता हूं सर। 50% में तो मामला दिलचस्प हो जाता है, पर अभी तो आप 2-4 पे ही थे। हमारी टिप्पणी के बाद आप 7 तक पहुंच गए। इतनी जल्दी इजाफा हो रहा है, भाजपा इस गति से बढ़ी तो फिर जाके ऐसा ना हो कि 14 में से 16 सीटें आ जाए। पर बहरहाल हमारे साथ चर्चा में प्रवीण शुक्ला जी ने बिलासपुर संभाग से कहीं ज्यादा दिलचस्पी प्राथमिक चर्चा के लिए सरगुजा संभाग के प्रति जताई है और ये बताया है कि भाई टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में उम्मीद बंधी थी उस इलाके को, तो इसलिए सारी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। इस बार कुछ बदला था। क्या कहते हैं आरपी जी? लोगों को उम्मीद तो टीएस सिंहदेव से बहुत थी, भाजपा वालों को उम्मीदें पूरी हो नहीं पाई। टीएस सिंहदेव एक बार फिर कांग्रेस के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद भी भाजपा ने कई साहसिक प्रयोग किए। जो पहली सूची आई उसमें सरगुजा से एक साथ 5-5 प्रत्याशी उतार दिए थे और अभी भी जो प्रत्याशी उतारे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। नए लोगों पर प्रयोग करने में भाजपा ने हिचकिचाहट नहीं की है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सरगुजा की जहाँ तक बात है उसके परिणाम सबको मालूम है। पूरे संभाग में 14 सीटें थी, 14 में 14 हम जीते हैं जी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बस्तर की तुलना में थोड़ा बहुत प्रयोग सरगुजा में इन्होंने किया है, लेकिन राम विचार नेताम जैसे पुराने नेता भी बृहस्पति सिंह से चुनाव हारे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, जो शुक्ला जी ने कहा कि लुंड्रा से ठीक है, इन्होंने एक नया प्रयोग किया है, प्रबोध मीजी जी को उन्होंने टिकट दिया है जी, लेकिन इसी भाजपा को अब वहाँ जवाब तो देना पड़ेगा जी। 5 साल तक धर्मांतरण के नाम पर आप हाय तुबा मचाते हैं और विधायक प्रत्याशी का चयन एक ऐसे व्यक्ति को करते हैं जो खुद धर्मांतरित है जी। डर का आलम देखिए कि अभी भी सरगुजा में महाराज साहब के खिलाफ कौन लड़ेगा, बीजेपी तय नहीं कर पाई है जी। आपका कहना बहुत सही था कि भारतीय जनता पार्टी ने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें महाराज साहब से लगा ली थी जी, लेकिन उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, मीडिया के सामने कहा कि मैं घर बैठना पसंद करूंगा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा जी। क्योंकि उनकी एक पुरानी लेगेसी है, पुरानी एक विरासत है जो कांग्रेस के साथ रही है और वो आज भी उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता जो है कांग्रेस के साथ है जी। तो अगर मैं ईमानदारी से आपको कहूं तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें सरगुजा संभाग में भी दिखाई नहीं देती हैं। एक बात आपने कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कमज़ोर प्रत्याशियों को देख के निराश हो रहा हूँ, तो ये निराश वाली बात नहीं है। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है जी, कि सिर्फ हाथ में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा हमको दुश्मन भी खानदानी चाहिए। जी। तो अगर अच्छा प्रत्याशी रहता है तो चुनाव लड़ने में मजा आता है। अरे खानदानी मिले तो थे आपको,
2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गए आप। कितने खानदानी लोग चाहते हो? देखिए, 2019 का बार बार जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी 2023 का विधानसभा नहीं जीतने वाली है और ना ही 2024 का जीतने वाली है जी। वो समय कभी कभी आता है और मौसम बदल जाता है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो भाई रजनी जी, आपके पास आना पड़ेगा। आरपी सिंह जी बता रहे हैं उन्हें दुश्मन खानदानी चाहिए। आप जो आदमी उतार रहे हो मैदान में, उससे वो एहसास नहीं आ रहा है, वो उत्साह नहीं आ रहा है, वो उमंग नहीं जाग रही है। जरा मजबूत प्रत्याशी मिलने चाहिए थे। इतना निराश क्यों कर दिया भाई आपने आरपी सिंह जी को? देखिए हिमांशु जी, आरपी सिंह जी जो खानदानी दुश्मन चाहिए बोले हैं, वो बाबा साहब के बारे में ही जिक्र कर रहे थे। उन्हीं से तो दुश्मनी निकाले हैं 5 साल जी। और इसको हमने विधानसभा में कई मौकों पर देखा है जी कि खानदानी दुश्मनी कैसा निकाला गया जी। और आरपी सिंह जी, आप उम्मीद पाल के रखिए, अच्छी बात है। 3 दिसंबर को फैसला आ जाएगा। सबसे बुरा हाल इनका सरगुजा संभाग में होने वाला है जी। इनका जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में चला है ना जी, बाबा साहब के समर्थक बैठे हैं इनको सबक सिखाने के लिए। उनके ऊपर जो जो आपने आरोप लगाए, अभी बड़े बड़े बात कर रहे थे, लेगेसी है, ये है। उस समय कहा था जब एक विधायक ने उनके ऊपर हत्या का चार्ज लगा दिया था। उनको उद्घाटन जिसको करते थे एक मंत्री, जाके दूसरा उस कार्यालय का उद्घाटन कर देते थे। आपने इन 5 सालों में ना उनको जो दिखाया है वो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो अपना खानदानी जो उनका मान स्वाभिमान है जिसको गिराया है ना, वो आप जो दुश्मनी निकाले हैं उनसे, उसका जवाब आएगा। आपको ध्यान रखिएगा भी, वो आपको जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि कितना उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। पर ये तो बताइए रजनी सिंह जी, जब माहौल इतना ठीक ठाक है, मेहनत इतनी ज्यादा अच्छी आपने कर रखी है, तो 2-2 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की नौबत क्यों आन पड़ी? एक संभाग के अंतर्गत, सरगुजा संभाग के अंतर्गत, एक तरफ रेणुका सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको आप मैदान में उतार दिए। एक गोमती साय जो जशपुर इलाके से ताल्लुक रखती है, उनको भी मैदान में उतार दिए। क्यों? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के यदि देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ जी। अभी जहां जहां चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सांसद का टिकट मिलता है, सांसदों को विधायक का टिकट मिलता है। इसमें कोई नई बात नहीं। और हमको यदि लगता है कांग्रेस ने क्या किया था 2018 में जी, वो तो अपने जितने बड़े बड़े नेता थे सारे नेतृत्व को उतार दिया था जी। तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी रणनीति का हिस्सा है। यदि हमको लगता है कि हमारे जो सांसद है जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको विधानसभा लड़ाने से न सिर्फ उस विधानसभा बल्कि आजू बाजू के भी विधानसभा में उनके कामों के कारण, हमको उनकी सक्रियता के कारण हमको लाभ मिलेगा, तो उसको उतारे हैं। और आप मान के चलिए कि 4 सांसद उतारे हैं, 8 चौक 32 विधानसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं चारों, यदि सांसदों का जो क्षेत्र मान ले तो हमको इसका लाभ सिर्फ एक विधानसभा में नहीं होने वाला है हिमांशु जी, 32 विधानसभा में उसका लाभ होने वाला है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को भी मौसर दिया है और हर जगह देते आए हैं जी। और रही बात, और बाकी यदि सरगुजा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है, आरपी सिंह जी बड़े परेशान हैरान हैं। अब वो कम है लेकिन उनके पार्टी के लोग ज्यादा हैरान परेशान हैं। बाबा साहब मोदी जी की सभा में तारीफ कर देते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं, फिर उनके लिए फतवा जारी शुरू हो जाता है। तो ये सब बाबा साहब देख रहे हैं। आरपी सिंह जी, बाबा साहब ने 5 साल बहुत भोगा है, बहुत सारी चीजों को आपने विसर्जन करवाया है गंगा में, तो वो सब भूले नहीं है। और उनको मालूम है ये सरकार दोबारा आ गई तो उनके साथ और क्या क्या हो सकता है। अच्छा रजनी सिंह, ईमानदारी से बताइए, ये सरगुजा संभाग में आप किसके भरोसे हैं? बाबा साहब के भरोसे हैं या अपने नेता कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं? थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। मतलब एक आदमी 2-2 दल उसी के भरोसे, कांग्रेस भी उसी के भरोसे, भाजपा भी उसी के भरोसे। भारतीय जनता पार्टी हिमांशु जी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, अपने वरिष्ठ नेताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही हमने 15 साल छत्तीसगढ़ में जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं प्रवीण शुक्ला जी से पूछ लेता हूं। भाई प्रवीण भाई, ये कांग्रेस भी बाबा साहब के भरोसे, रजनी सिंह जी की बातों से ऐसा लग रहा है ये भी बाबा साहब के भरोसे, मतलब टी.एस. सिंहदेव के भरोसे। बतौर पत्रकार आपसे जानना चाहते हैं किसके भरोसे पे रहना ठीक रहेगा भाई?
देखिए, सरगुजा की राजनीति आप माने या ना माने वो टीएस सिंहदेव के इर्द गिर्द घूमती है जी। पिछले चुनाव में उन्हीं की रणनीति थी और वही घूम रहे थे। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से यह भी कह दिया था कि राज परिवारों के खिलाफ मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो वो भाजपा और कांग्रेस में बराबरी का दखल रख रहे थे जी। इस बार उनकी सक्रियता किस स्तर पर रहती है, इसका चुनाव परिणाम पर सीधे सीधे असर देखने को मिलेगा। अभी आप देख लीजिए कि रामानुजगंज में आज प्रदर्शन हो रहा है कि वहां के प्रत्याशी को बदला गया तो वो पार्टी बदल देंगे और वहां के लोग नए प्रत्याशी को नहीं चाहते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें टीएस सिंहदेव के कदम पर इधर उधर होती हैं जी। तो कुल मिला के सिंहदेव फैक्टर वहां पे ज्यादा मायने रखेगा, प्रत्याशी चयन अपनी जगह पर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण टीएस सिंहदेव की मंशा। बहरहाल अब वापस बिलासपुर की तरफ रुख करते हैं, बिलासपुर संभाग के संदर्भ में जिस पे हमें बात करनी थी। इस बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। जूदे परिवार को एक बार फिर बिलासपुर के संदर्भ में गली गली घुमाने के संदर्भ में उपक्रम किया है। थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए ना प्रवीण शुक्ला जी। बिलासपुर संभाग का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं जी, और भाजपा के खासकर बिलासपुर जिले में भाजपा के पास बहुत कुछ करने को नहीं था जी। वह अपने सिटिंग एमएलएस को हटाने की स्थिति में थे नहीं जी। घूम फिर कर उन्होंने एक तखतपुर में नया कैंडिडेट धर्मजीत सिंह को लाया है जी। इसके अलावा कोटा में उनके पास कोई बहुत अच्छे प्रत्याशी की तलाश थी जिसे उन्होंने प्रबल प्रताप सिंह के रूप में खोजा है। अब स्थिति ये होनी है कि बाकी चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशियों पे तय होगा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। पर प्रवीण जी, आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी 2018 के मुकाबले 2023 में अपेक्षाकृत बेहतर प्रत्याशी यहां देने में कामयाब हुई? कोटा में प्रबल प्रताप सिंह, तखतपुर में धर्मजीत सिंह, लोरमी में अरुण साव, या कुल मिलाकर ये कि नाम बड़े हैं पर इनसे किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। देखिए, चमत्कार तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं लगती कि धर्मजीत सिंह लोरमी और पंडरिया क्षेत्र में बहुत मजबूत प्रत्याशी माने जा सकते थे जी। तखतपुर उनके लिए केवल इस लिहाज से अच्छा हो सकता है कि बिलासपुर का बहुत बड़ा हिस्सा तखतपुर में आता है जी, लेकिन उनके लिए चुनाव ये आसान नहीं होगा जी। इसी तरह जो सिटिंग एमएलए हैं, चाहे कृष्णमूर्ति बांधी हो या अमर अग्रवाल हो, इनके लिए भी चुनाव बहुत आसान नहीं है। तो कुल मिला के मुश्किल हालात के संदर्भ में देख रहे हैं। पर ये सीटें केवल इतनी नहीं है, मुंगेली में पुन्नूलाल मोहले भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। नारायण चंदेश नेता प्रतिपक्ष है, वो वहां पर है। सक्ती नया जिला बना है, उस इलाके के संदर्भ में चरणदास महंत की प्रतिष्ठा है। रायगढ़ जिले के संदर्भ में तो कहीं का। तो कुल मिलाकर लेकिन चेहरे तो बड़े उतारे हैं भाजपा ने। यहाँ के संदर्भ में क्या कहते हैं आरपी सिंह जी, कुछ करंट है? ये यहाँ पर भी आपको करंट नहीं दिख रहा भाई? सच कहूं तो यहाँ भी मुझे करंट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव परिणाम को हम देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में, जैसा कि आपने अभी बताया मुझे थोड़ी देर पहले चर्चा में जी, कि 24 सीटें हैं, 24 समय में हमारी जो है 13 सीटें हैं जी। ये बड़ा सच है कि बिलासपुर संभाग में पिछले बार हमें बहुत डेंट लगा जी, और पर्टिकुलर बिलासपुर जिले की सीटों पर जी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण स्वर्गीय अजीत जोगी जी थे। जिस मुंगेली सीट का आप जिक्र कर रहे थे वहां पर जोगी कांग्रेस ने लगभग 32,000 वोट पाए थे जी, 32,000 वोट। वैसी ही बहुत सारी सीटें बिलासपुर संभाग में जहां पर चूंकि बसपा के साथ जोगी जी का अलायंस था, और आज भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस संभाग में 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के जीते विधायक सदन में हैं जी। तो उसकी वजह से एक इकलौता विधायक जोगी कांग्रेस का भी इसी संभाग से विधानसभा में है, कोटा से, रेणु जोगी के रूप में। देखिए, मरवाही चुनाव के पहले मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं था जी, लेकिन मरवाही जब बाई इलेक्शन हुआ तो पार्टी की तरफ से मुझे और हमारे भाई जयसिंह अग्रवाल जी को वहाँ जो है अपने बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। मैं लगभग 40 दिन वहाँ रहा हिमांशु जी। तो 40 दिन में मैंने उस क्षेत्र की राजनीति को समझा, परखा। कोटा की जहाँ तक बात है, एक आम मान्यता है लोगों में कि वो जो है ब्राह्मण समाज को सीट जाती है, लेकिन चूंकि ट्रायंगुलर फाइट में जोगी जी को अब सीट मिल गई थी, इस बार आदरणीय भाभी जी की तबीयत कैसी रहती है, वो चुनाव में लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं,
लेकिन एक बात तो स्थापित सत्य है कि हमको जितना भी नुकसान बिलासपुर संभाग में झेलना पड़ गया था वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय जोगी जी की वजह से झेलना पड़ गया था। अब वो चूंकि हमारे बीच में नहीं है तो एक तो फायदा मुझे राजनीति में दिखाई देता है कि लगभग 7% के आसपास वोट जो जोगी जी को गया था वो कांग्रेस का ही वोट था जी। तो वो लौट के आएगा तो हमारे ही पास आएगा। और ये हमने देखा कहाँ, ये हमने देखा खैरागढ़ में। जी। खैरागढ़ में जोगी जी की पार्टी से स्वर्गीय देवराज सिंह हमारे बड़े भाई थे, वो वहाँ विधायक थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद जब चुनाव हुआ तो मैं भी वहाँ गया था, आदरणीय वीरजोहन जी भी गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 बाई इलेक्शन जो हमने देखे इस राज्य में उसमें सबसे गंभीरता से, अपने हिमांशु बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ जी, कि खैरागढ़ में जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी उतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने 5 बाई इलेक्शन में कहीं नहीं लगाई थी। उसके बावजूद देखिए परिणाम क्या हुआ। जोगी कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसने मात्र 1300 वोट प्राप्त किए, शिवसेना जैसी छोटी पार्टी ने वहां 1500 वोट प्राप्त किए और हम लगभग 22,500 से चुनाव जीत के परिणाम आए। केवल इतना नहीं था, परिणाम ये भी था कि खैरागढ़ जिला बन गया। खैरागढ़ जिला बनाने का हमने वादा किया था, ये सच है, और वहां पर चुनाव परिणाम आने के 3 घंटे के अंदर हमने जिला बना भी दिया था। इस पूरे इलेक्शन में एक बात जो हमसे छूट रही है बार बार कि प्रत्याशी पर हम बात कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो चेहरा है भूपेश बघेल जी का उसमें मैंने एक चीज देखा है कि वो जो कहते हैं लोगों को उस बात पे एकदम यकीन हो जाता है कि भूपेश है तो भरोसा, अगर दाऊ ने कह दिया है, काका ने कह दिया है तो ये होके रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिलासपुर संभाग, पर्टिकुलर बिलासपुर जिले का जो इस बार का रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से बहुत बेहतर रहने वाला है। पिछली बार से बहुत बेहतर रहेगा। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल की राजनीतिक समझ पर वैसे भी किसी को संशय नहीं रहता है। चीजों को किस तरीके से प्रस्तुत करके अपने अनुकूल किया जाए, देश के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो जादूगरी दिखाते हैं, प्रदेश में वो जादूगरी समय समय पर भूपेश बघेल दिखाते हैं। अब बिलासपुर के संदर्भ में आरपी सिंह जी को अभी भी करंट नहीं दिखा। रजनी सिंह जी, उनको करंट कैसे महसूस हो, इसके संदर्भ में कुछ बताओ ना आप। हिमांशु जी, मेरे को अभी जब कुछ मैथमेटिक्स हमारे आरपी सिंह जी जब बोल रहे थे जी, मेरे को एक डिबेट याद आया। उसमें सौभाग्य से आप ही थे, आप ही और हम दोनों आदरणीय हमारे आरपी सिंह जी थे और मैं था जी। तो उसमें वो आपने कहा था कि मैथमेटिक्स के जादूगर है आरपी सिंह जी और ये बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन उनका मैथमेटिक्स मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी मैं उसको समझने का प्रयास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2018 में लगभग 70 सीटों पर ट्रेंगुलर सीटें हुई जी। 20-25 सीट को छोड़ दे तो, और ये भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि 8-10 सीट जीते तो ट्रेंगुलर के कारण जीते जी। वो फायदा इनको मिला। तो पहला मेरा मैथमेटिक्स ये नहीं समझ में आता इनके साथ कि 60 सीटों में हमको फायदा नहीं हो गया, कांग्रेस तो क्यों हो गया, ट्रेंगुलर तो 70 सीटों पर था जी। और दूसरी बात कि जब ट्रेंगुलर हुआ था सारे के सारे वोट इनके थे। लोकसभा में आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी 25,000 वोट से क्यों हार गए जी। ट्रेंगुलर सीट तो बहुत सारी सीटों को मैं नाम ले सकता हूं। तो ये मुगालते में है, ये गणित जो है ना आरपी सिंह साहब, आप भी अच्छे से समझते हैं। ये इसको आप मान लेते हैं कि थर्ड फ्रंट था, बसपा था, आप था, ये हमारा वोट था, बिल्कुल नहीं रहता। उसमें कई सीटों का यदि एनालिसिस करेंगे तो आपसे ज्यादा नुकसान में भारतीय जनता पार्टी रही है। पर कुछ फैसलों के संदर्भ में तो दृष्टि दीजिए। जैसे प्रवीण शुक्ला जी बोले कि लोरमी या पंडरिया के लिए धर्मजीत सिंह निश्चित रूप से बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, पर तखतपुर क्यों, यह प्रवीण शुक्ला जी का प्रश्न है। आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपसे मिलना चाहिए। कोटा लंबे समय से क्या आप कभी जीतते ही नहीं है, और वहां से प्रबल प्रताप सिंह की उम्मीदवारी के मायने क्या हैं, इस पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना। मैं और अरुण साहब बिलासपुर से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, इसके बावजूद भी उन्हें लोरमी से प्रत्याशी बनाया, इसके मायने क्या रहे? 3 सवाल हैं। आप जैसा बड़ा नेता साथ में है, उत्तर आना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, बिलासपुर के संदर्भ में थोड़ा जल्दी बात कर लूं। यहाँ 24 नहीं 25 सीट है जी। बिलाईगढ़ को भी बिलासपुर संभाग में ले लिया गया है जी। तो यहाँ 25 सीट है। और यदि 2018 का एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस का सबसे बुरा हाल इस 25 सीटों पर रहा है जी। बिलासपुर पर्टिकुलर हम 6 सीट को मान लें, मरवाही को जोड़ के 7 सीट मान लें तो 3 सीट तो बीजेपी जीती, 2 सीट जोगी कांग्रेस की जीत हुई, 2 सीट ये जीते। और जो वोट ऑफ मार्जिन है यदि देखेंगे तो सबसे कम वोट ऑफ मार्जिन से बिलासपुर जिले में और बिलासपुर संभाग में हुई है जी। और अभी भी बिलासपुर संभाग में
आपने जिस तरह से नाम को उल्लेख किया, मैं उनको फिर दोबारा नहीं रिपीट करता। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत लीडरशिप है जी। 2018 का चुनाव में यदि ये मुगालते में हैं तो ये भूल जाएं, बिलासपुर संभाग ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का कुंजी होगा, द्वार होगा। आरपी सिंह जी, ये बात आप अभी से मान लीजिए, समझ लीजिए, ये होने वाला है। हमारे इतने मजबूत लीडरशिप है और जिस तरह से टिकट का अभी वितरण हुआ है, जो घोषित हुआ है, आपने कहा कि धर्मजीत सिंह को तखतपुर, बिलासपुर जिला माननीय धर्मजीत सिंह जी का 40 साल से कर्म क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है जी। और लोरमी तखतपुर लगा हुआ है, उसका बहुत सारे हिस्से आसपास में लगे हुए हैं। इसलिए पार्टी को लगा कि शायद तखतपुर में उनका उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए उनको दिया गया है। माननीय प्रबल प्रताप सिंह जी जुदेव कोटा में लगातार दौरा करते रहे। माननीय जुदेव जी जब सांसद थे 2009 से 14 तक, लगातार आना जाना, क्षेत्र में घूमना, एक अच्छी पकड़ है उनकी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां से फायदा होगा। माननीय अरुण साव जी हमारे सांसद हैं और वो संसदीय क्षेत्र में लोरमी भी आता है और लोरमी ही उनका गृह ग्राम है। इसलिए माननीय सांसद जी को जो उनका क्षेत्र है, जो उनका गृह ग्राम है, जहां वो निवासी हैं, जहां के, वहां से उनको टिकट दिया गया है। और मैंने कहा कि उनके लड़ने से सिर्फ न लोरमी का बल्कि बिलासपुर के 8, मरवाही और बिलासपुर संभाग के सहित प्रदेश में बहुत बड़ा हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए माननीय अरुण साव जी को, सांसद जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वहां से चुनाव लड़ाया गया है। क्या कहते हैं प्रवीण शुक्ला जी रजनीश जी के इस दावे के संदर्भ में? अरुण साव को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ न केवल बिलासपुर संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जागी है और उसका बड़ा लाभ भाजपा को मिलेगा। जी, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिलासपुर के सांसद हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो है साहू मतदाताओं का। जी, लोरमी क्षेत्र में साहू मतदाताओं की संख्या काफी है और इसी खासकर इस बात को ध्यान में रखकर अरुण साव जी को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। मुझे लगता है कि साहू मतदाताओं को आकर्षित करने का काम अरुण साव जी कर लेंगे, लेकिन जिन जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस या बसपा का प्रभाव रहा है, वहां पर स्थिति इससे कोई बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मिश्रित परिणाम देख पा रहे हैं प्रवीण शुक्ला जी, लेकिन रजनीश सिंह जी ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है भाई। अरुण साव की मौजूदगी मात्र से समीकरणों में एक बड़ा बदलाव। आरपी जी पिछली 2018 में ही आप स्वयं बोल रहे हैं भाई उतना ठीक नहीं रहा, रजनीश जी बता रहे हैं इस बार और ठीक नहीं रहेगा। घबरा तो नहीं गए आप? देखिए मंशू जी, सच्चाई ये है कि बीजेपी पार्टी में जी 90% नेता एक सांस में 9 सांसदों का नाम नहीं बता पाएंगे। जी, तो जो लोग खुद अपने नाम से, अपने कर्मों की वजह से नहीं जीतते हैं, तो उनकी वजह से वो खुद जीत जाएं और आसपास के 4-5 विधायक जीत जाएं। अगर ऐसा कोई सपना देखता है तो मुझे उसे बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग ऐसे देश के निवासी हैं जहां गंगा जल पर 18% जीएसटी है जी, लेकिन सपना देखना फ्री है। उस पर कोई जीएसटी मोदी जी नहीं लगाई है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप ये दुनिया का कोई देश बताओ जहां पर सपना देखने पर जीएसटी लगता हो। भाई हमारा देश ऐसा है जहां पे गंगा जल पे जीएसटी है और बाकी जो है वहां पे सपना देखने पे जीएसटी नहीं है। चलो भाई, अच्छी बात कही। आरपी सिंह जी थोड़े पढ़े लिखे आदमी है ना, तो थोड़ा बढ़िया सा विनोद ले लेते तो हमने भी पूछ लिया, भाई हमें भी ज्ञानवर्धन हो जाए। दुनिया में कौन सा देश है भाई जहां पे सपना देखने पे जीएसटी है? हिमांशु जी, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां कफन पे भी जीएसटी लगा हो जी, जहां अनाज पे भी जीएसटी लगा हो जी। अब तक माँ गंगा जिन्होंने मोदी जी को बुलाया था गुजरात से बनारस चुनाव लड़ने के लिए जी, उनके पावन पवित्र जल पर जीएसटी लग गई है जी। तो किसी दिन हम सो के उड़े और आप ही के माध्यम से हमको पता चला, अखबार में लिखा हो कि कल से सपने देखने पर जीएसटी लग गई है। अरे वो बताओ आरपी सिंह जी, ये प्रत्याशी चयन के संदर्भ में क्या कोई खोट नहीं दिख रहा आपको, जो आपको फिर गंगा जल पे जाना पड़ा? हम बार बार कहते रहे कि अपन बाकी विषयों पर आगे भी बात करेंगे, जरा प्रत्याशी चयन पे बात कर ले। ये आप दाएं बाएं क्यों हो जाते हैं? मैं बिल्कुल दाएं नहीं मानसी, लौट को वहीं आ रहा हूं। रजनीश जी आपको इतना बेचैन क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमको बेचैन नहीं कर रहे हैं, मैं तो उन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूं जी कि सपने देखने पर कोई पैसा नहीं लगता। बहुत अच्छे अच्छे सपने देखिए जी। देखिए, एक बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही जी कि 70 विधानसभाओं पर ट्रिंगुलर फाइट हुआ था, ये सच है। जी
लेकिन ये भी सच है कि जोगी जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि और वोटों का प्रभाव बिलासपुर संभाग में जितना है उतना और किसी संभाग में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक नुकसान जोगी जी की पार्टी से उठाना पड़ गया था, तो वहीं से उठाना पड़ गया था। और दूसरा, अब तो मैं शायद भूल गया हूं, लेकिन उस समय जब परिणाम आए थे हिमांशु जी, तो मैंने ये सारे सीटों का सिलसिलावार एक अध्ययन किया था, और जब मुझे याद आता है मैंने ऐसा पाया था कि अगर जोगी जी की पार्टी इन चुनाव में नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक जीतते, एक डॉक्टर रमन सिंह जी और दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी। हर जगह जोगी जी के मतों का अंतर या उनकी पार्टी के अलायंस का अंतर आप निकाल लें तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ था। और बड़ी साफगोई से मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। उन्होंने पार्टी की बैठक में कहा था, हमने तो अखबारों में पढ़ा, कि एक अदृश्य मददगार हमारी 15 साल तक मदद करता रहा, और जैसे ही वो मददगार पिक्चर से बाहर हुआ, हम धड़ाम से जमीन पर आकर गिर गए। तो राजनीति में कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन सच्चाई यही है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मददगार क्यों रहते हैं भाई? अभी सवाल का जवाब देने के लिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। बहुत छोटे आदमी आरपी सिंह जी ने ये कह के सवाल को टाल दिया। पर बहरहाल आखिरी टिप्पणी के लिए रजनी सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो हम आखिरी टिप्पणी रजनी सिंह जी की लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे। लेकिन जो संभागवार हमारी समीक्षा है वो कल भी जारी रहेगी, लेकिन आखिरी टिप्पणी रजनी सिंह जी की। नहीं, मैं सिंह साहब से जानना चाह रहा था कि हम लोग 2 विधायक रहते, सब जोगी कांग्रेस और बाकी वोट इन्हीं के थे, तो लोकसभा में 69 सीट क्यों हार गए आप? सब वोटों को आपको जाना था, जोगी जी तो उस चुनाव में नहीं लड़ रहे थे लोकसभा में, तो सब जब वोट आपका था तो आप आरपी सिंह जी ये बात ठीक नहीं है। वो अभी विधायकों के संदर्भ में बात करते हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं। अब आप लोकसभा के प्रत्याशी पर भी आओगे तो बात कैसे बनेगी? तो थोड़ा अभी अपन विधानसभा पे ही रहते हैं। तो विधानसभा के संदर्भ में कुल मिलाकर स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग है सम्मिश्रण का, कुछ पुराने चेहरे और कई नए चेहरे, इन दोनों के सम्मिलन के साथ में भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि 2018 में जो सत्ता उसने खोई है उसे 2023 में वापस पाए। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेहरे सामने आने शेष है, तब भी हम बात करेंगे ही। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरे दे दिए हैं उन पर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो कल फिर से इसी समय पर हम मुलाकात करेंगे और दुर्ग और रायपुर संभाग को लेकर बात करेंगे। लेकिन समय अभी आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद। तापड़ा।